रतन टाटा जी देश के चहेते उद्योगपतियों का एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में। उनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कहानी को अपने शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ। मैं इसके ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि वो कैसे इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, कहाँ हुआ उनका जन्म, कहाँ से शिक्षा और कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल की। ऐसा क्या है कि आज लोग उनके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं। ऊंचाइयों को छूने वाले उद्योगपति रतन टाटा जी आखिर कैसे हुए लोगों के बीच इतने प्रसिद्ध। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में रतन टाटा जी का शुरुआती जीवन। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ। रतन टाटा जी नवल टाटा जी के बेटे हैं, जिनको नवज भाई टाटा जी ने गोद लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नवज भाई टाटा जी के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गई, इसलिए उन्होंने इन्हें गोद लिया। जब रतन टाटा जी 10 साल के और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तो उनके माता पिता 1940 में एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिसके बाद दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवज बाई जी ने किया। रतन टाटा जी की शिक्षा। रतन टाटा जी की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे कैथेड्रल एंड जॉन कानन स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कार्नेल यूनिवर्सिटी में 1962 में पूरी की। इसको ख़त्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। रतन टाटा जी के करियर की शुरुआत। रतन टाटा जी ने भारत में वापसी करने से पहले लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जॉन्स एंड एमॉन्स में थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने आईबीएम के साथ काम किया, लेकिन जेआरडी टाटा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद से ही उनके करियर की असली नींव रखी गई। 1961 में उन्होंने टाटा के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद वो धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ गए। एक समय आया जब उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। 1981 में उन्हें टाटा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी और बाज़ार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी। कुछ साल बाद रतन टाटा जी ने कंपनी को काफ़ी मुनाफा पहुंचाया। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें 1991 में टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया गया। रतन टाटा जी के इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई हो। ऐसा लग रहा था आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। साल 1998 में टाटा ने अपनी पहली भारतीय कार तैयार की, जिसका नाम था टाटा इंडिका। इसके बाद टाटा ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस को तैयार किया, जिसके बाद भारतीय उद्योग की लिस्ट में टाटा का नाम दर्ज हो गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी टाटा नैनो भी रतन टाटा जी की सोच का एक हिस्सा है, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो कभी भी झूठी चमक में विश्वास नहीं रखते। वह सिर्फ काम करना जानते हैं और उस काम को किस तरह से अपने व्यवसाय में लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हमेशा से उनकी सोच यही रही है। रतन टाटा जी 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह की सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए। वो भले ही टाटा ग्रुप से रिटायर हो गए हैं, लेकिन टाटा सन्स के 2 ट्रस्टों के चेयरमैन अभी भी वह ही रहेंगे। रतन टाटा जी ने भारत के अलावा कई देशों के संगठनों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही वो कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। रतन टाटा जी से जुड़े रोचक तथ्य। टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ आज पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील कार और हवाई जहाज़ शामिल हैं।
मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा जी को पालतू जानवर रखना काफ़ी पसंद है, इसलिए उन्होंने अपना मुंबई वाला बंगला, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, वो पालतू कुत्तों की देखभाल के लिए दिया हुआ है। साथ ही उन्हें प्लेन उड़ाने का भी काफ़ी शौक है, जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। रतन टाटा जी का काम करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी उनके साथ काम करना काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है, टाटा में काम करना किसी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। रतन टाटा जी ने अपने ग्रुप को 21 साल दिए और इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। इसलिए आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू करीबन 50 गुना बढ़ गई है। इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सब का इलाज टाटा ने ही करवाया था। 26/11 के हमले में होटल के आसपास जो लोग भी दुकान या ठेला लगाते थे, उनकी मदद के लिए टाटा ग्रुप आगे आया था और उन्होंने उनको मुआवजे के तौर पर मदद भी की थी। 26/11 आतंकवादी हमला शायद ही मुंबई वासी भूल पाएं, खासकर वो लोग जो इसमें बंदी बने। इनमें ताज होटल का स्टाफ भी शामिल था। इसलिए जितने भी दिन होटल बंद रहा, उतने दिन का वेतन टाटा की ओर से कर्मचारियों को दिया गया। टाटा कंपनी ने कई सारी फील्ड्स में बहुत अच्छा बिजनेस किया है, होटल्स से लेकर आयरन एंड स्टील तक, पर उन्होंने कभी भी किसी अल्कोहलिक और टबैको प्रोडक्ट्स का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वह अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए वह नहीं चाहते कि हमारे देश के लोगों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसानदायक चीज़ दी जाए। रतन टाटा जी की कुल संपत्ति, अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इनमें से 75% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। रतन टाटा जी को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया गया है। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसके अलावा उन्हें कई सारे अवार्डों से भी नवाजा गया है। हैट्स ऑफ रतन टाटा जी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।